हेलो बच्चास, कैसे हैं आप? आई एम डॉक्टर संजम चोपड़ा फ्रॉम हेलिक्स और आज मैं आपके लिए जो चैप्टर लेके आई हूँ दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें मुझे आपको मास्टरी देनी है, आपको एक एक कंसेप्ट लॉजिकली समझाना है, एनसीईआरटी की लाइनों के ट्रिक्स देने हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंसंट्रेशन कीजिएगा, फोकस कीजिएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ मैजिकल वीडियो। लेट्स बिगिन द मैजिक। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपकी एनसीईआरटी इस चैप्टर को कैसे स्टार्ट करती? वो कहती है कि हमारे पास 3 क्रिटिकल एरियाज ऑफ रिसर्च हैं। पहला, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब जीएमओ बनाना। दूसरा है उस जीएमओ को ऑप्टिमम कंडीशन देना। और तीसरा होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये तो एज सच क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं। तो याद हो गया ना, जीएमओ बनाना, उसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस देना और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब बायोटेक की एप्लीकेशंस कहाँ नहीं है? एग्रीकल्चर में है, मेडिसिन में है, सीवेज ट्रीटमेंट में है, वेस्ट के डिस्पोजल में है, या आप समझ लीजिए एनर्जी प्रोडक्शन में है। हमारा ये चैप्टर 4 मेन टॉपिक्स कवर करता। एप्लीकेशंस तो बहुत हैं, हमारे एनसीईआरटी में 4 टॉपिक्स को फोकस किया है। पहला है जी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, दूसरी है मेडिसिनल एप्लीकेशन, तीसरे वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आ जाते हैं, और लास्ट होते हैं थोड़े एथिकल इश्यूज जो उन्होंने डिस्कस किए। तो इन चारों सेक्शंस को हम बड़े अच्छे से डील करेंगे। एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में मैं आपको 6 स्टोरीज सुनाने वाली हूँ और उनसे ही आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। पहली कहानी आती है हमारे पास एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में एक बैक्टीरिया की जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। क्या नाम है? बैसिलस thuringiensis। तो इस बैक्टीरिया की क्या कहानी है, इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी एनसीईआरटी लिखती है सम स्ट्रेन्स ऑफ, ऑल नहीं, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस प्रोटीन क्रिस्टल्स। तो यहाँ वर्ड सम भी इंपॉर्टेंट है। कुछ स्ट्रेन्स हैं किसके? बैसिलस thuringiensis, और वो हमारे लिए प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है। नेचर में है ये बैक्टीरिया और ये कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है, क्राई प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स अपनी प्रोटॉक्सिन फॉर्म में है और ये बहुत ही इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक हैं। मैंने इंसेक्ट स्पेसिफिक नहीं बोला, मैंने बोला है इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। ये हमारे कई इंसेक्ट के खिलाफ काम करता है, जैसे ये काम करता है लेपिडोप्टेरन्स के खिलाफ, ये काम करता है कॉलिप्ट्रॉन्स के खिलाफ, और ये काम करते हैं डिप्ट्रॉन्स। डिप्ट्रॉन्स में आ जाती हैं हमारी फ्लाइज एंड मस्किटोज, और कॉलिप्ट्रॉन्स में आती हैं आपकी बीटल्स। इसमें आपके जो मेन 2 हैं, कॉर्न बोरर, कॉटन बॉलवॉर्म, वो भी आते हैं। और अलग से एनसीईआरटी जी ने लिखा है, इसमें आते हैं आर्मी वॉर्म, टोबैको बर्ड वॉर्म। तो बच्चों क्या सीखा आपने? कहानी यूं चलती है कि एक बैक्टीरिया है, उसकी कुछ स्ट्रेन एक टॉक्सिक बनाती हैं, उस टॉक्सिक का नाम क्राई प्रोटीन है। वो कई इंसेक्ट्स को मार सकता है, बट वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। ठीक है जी। अब हमने जो 2 प्लांट्स पढ़ने, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन हो गई। एक पढ़ना हमने कॉर्न और एक पढ़ना हमने कॉटन, ठीक है ना? कॉर्न वाला प्लांट और एक पढ़ना हमने कॉटन। इनको कैसे हमने बीटी बनाया है, ठीक है? तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपको पहले दिखा दूं कि ये हमारा एक, देखो, कॉटन प्लांट दिखाया, ये खिला खिला बिल्कुल हेल्दी लिखा ना, हेल्दी मैच्योर। और ये जो है ना, ये देखो इसमें बोर है, ये बीमार है, इसके ऊपर कॉटन बॉलवॉर्म ने अटैक किया है और ये बोर हो गया, इसमें ये खराब हो गया है कॉटन बॉलवॉर्म।
और ये कीड़ा है जो कॉर्न को खराब करता है, ये है कॉर्न बोरर। तो हमें ये पता है कि ये इन दोनों प्लांट्स के पेस्ट है। तो हमने क्या किया, हमने इसे समझा कि हमने किस तरह से अपने प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया। हमने बैसिलस के बारे में पढ़ लिया, हमें दो प्लांट्स को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना है, तो हमने कैसे बनाया। तो सुनिए, ऐसा होता है कि हम जीन्स निकालते हैं इस बैक्टीरिया से और वो प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। किससे जीन निकाले, बैक्टीरिया से, और वो हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड करती है कि हमारी कौन सी क्रॉप है और कौन सा टारगेट पेस्ट है। और याद रखना बार बार ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। तो बच्चों आपको मैं याद कराती हूँ, ऐसे याद करना जैसे मैं बोल रही हूँ। पहले क्राई 1AB कॉर्न बोरर के लिए है, क्राई 2AB और 1AC कॉटन बॉलवॉर्म के लिए। तो ये आप ऐसे क्राई जीन्स को याद कर लीजिए, सीक्वेंस में याद करना, 1AB 2AB 1AC। 1AB किसके लिए है, कॉर्न बोरर के लिए, और 2AB और 1AC कॉटन बॉलवॉर्म के लिए। बस अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने ये जीन निकाला किससे, बैक्टीरिया से, डाला किसमें, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन की हेल्प से आपने अपने प्लांट में डाल दिया। प्लांट अब वो टॉक्सिक बनाना शुरू हो जाएगा, पर वो टॉक्सिन किस फॉर्म में बनता है, प्रोटॉक्सिक की फॉर्म में। वो बाहर तो नहीं कुछ भी हार्म करेगा किसी को भी, बट जब वो अपने टारगेट पेस्ट के अंदर जाएगा, जब इंसेक्ट लार्वा उसे फीड करेगा, तो उसके गट के एल्केलाइन पीएच की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिवेट। किस वजह से, एल्केलाइन पीएच की वजह से। वो उसकी मिड गट एपिथेलियल सेल्स को बाइंड कर देता है। कौन से सेल्स को बाइंड करता है, मिड गट एपिथेलियल सेल्स, जिससे सेल्स की लाइसिस हो जाती। तो इस तरह से आपने बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस को पूरा अच्छे से पढ़ लिया, आपने जीन्स भी याद कर लिए। और एक आउट ऑफ एनसीईआरटी 2 अक्षर लिखे हुए हैं आपके नीट के पुराने क्वेश्चंस में, ये एंडोटॉक्सिन है, ये इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपको आना चाहिए, एंडो है या एक्सो है, इंट्रा है या एक्स्ट्रा है, तो ये इंट्रासेलुलर क्रिस्टलाइन प्रोटीन है। पहली कहानी तो जी आपकी खत्म हो गई, कवरिंग ढेर सारे एमसीक्यू। क्या सीखा बच्चों ने कि एक बैक्टीरिया है, नाम है उसका बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, उसकी कुछ स्ट्रेन्स बनाती हैं टॉक्सिक। वो टॉक्सिक बाहर प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में है। जब टारगेट इंसेक्ट उसे खाता है तो उसकी मिडगट एपिथेलियल सेल्स में वो जाके बाइंड करके और उस इंसेक्ट को मार देता है। ठीक है जी, अब ये पहली स्टोरी हो गई फिनिश। एग्रीकल्चर में मैंने आपको बोला था मैं आपको 6 स्टोरीज सुनाने वाली हूँ, और पहली कहानी के ऊपर क्वेश्चन भी है। देखिए जरा, ये पूरा फ्लो चार्ट है, आपने इसे कंप्लीट करना है। क्रायोजीन कहाँ से आइसोलेट हुआ, बैक्टीरिया से। उसको किस में लाइगेट किया गया, प्लाज्मिड के थ्रू। डाला किस में गया, प्लांट में। प्लांट ने क्या बनाया, प्रोटॉक्सिन। वो जाके एक्टिवेशन कहाँ हुई, इंसेक्ट के अंदर। तो बताइए आंसर क्या बना, ए है बैक्टीरिया, बी है प्लाज्मिड, सी है प्लांट और डी है इंसेक्ट। तो हमारा आंसर हो गया 3। सही है ना। आगे बढ़ते हैं हम। बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाता है जिसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज हैं, विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। ये प्रोटीन एक्टिवेट होता है बाय एसिडिक पीएच, बिल्कुल नहीं। डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरिया विच इज इटसेल्फ रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट तो नहीं है, बट क्योंकि वो प्रो फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इसलिए बैक्टीरिया को नुकसान नहीं होता। बाइंड्स विद मिडगट एपिथेलियल सेल्स, यस बिल्कुल सही है। और इज कोडेड बाय सेवरल जीन्स इंक्लूडिंग द क्रायोजीन्स। आपको बताया था ये क्रायोजीन ही बनाता है, और नाम उनके याद रखना 1AB 2AB 1AC। फिर हम पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है। बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। देखा, ये याद करने वाली बात है, इन्हें क्राई 1AC कोड करता है, तो 1AC तो करता है। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बैक्टीरिया में वो इनएक्टिव फॉर्म में है, बट हाउएवर आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट ये एक्टिवेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एसिडिक पीएच। अरे नो नो नो, बताओ कौन सा पीएच था, एल्केलाइन। तो आंसर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू है बट दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। आंसर हमारा बन गया, नहीं ये नहीं है। पहला स्टेटमेंट, बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय
क्राइजीन 1AC। तो नहीं, आंसर ये नहीं है। आंसर बताइए क्या है इसका? पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आंसर है जी हमारा ये, ठीक है ना। इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है और इसे क्राई 1AC 1AB 2AB कोड करता है, पर ये एल्केलाइन पीएच में होते हैं एक्टिवेट। अब आती है सेकंड कहानी। सेकंड कहानी है एक टोमेटो की, उसका नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो। अच्छा ये बताओ, टोमेटो की कल्टीवेशन होती है, तुम्हें पता है? फार्मर्स कई बार परेशान होते हैं कि भाई टोमेटो कल्टीवेट हो गया, हार्वेस्ट हो गया, ढेर सारा टमाटर घर आ गया, अपने उनके हार्वेस्टिंग प्लेसेस पे आ गया पोस्ट हार्वेस्ट के बाद। तो अब वो बोलते हैं कि ये सड़ता बहुत है, कुछ ऐसा हो जाए कि टमाटर सड़े मत, गले मत, खराब मत हो, उसका फ्लेवर बना रहे। तो उन्होंने एक टोमेटो डेवलप किया जिसका नाम है फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये भी एनसीईआरटी में नहीं है बट पीवाईक्यूज में है, तो इसे करना है आपने। तो इसमें क्या होता है, हम एक एंजाइम की एक्शन को मास्क करते हैं और उस एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। ये जो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज है, ये एक ऐसा एंजाइम होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि फ्रूट को राइपन करता है। अगर मैं इसको इनएक्टिवेट कर दूंगी, इन्होंने एंटीसेंस टेक्निक से इसको इनएक्टिवेट किया है, तो एज अ रिजल्ट फ्रूट की जो राइपनिंग है वो डिले हो जाएगी, उसका फ्लेवर ज़्यादा देर के लिए इंटैक्ट रहेगा। आपकी व्हाट्सएप की भाषा है फ्लेवर सेवर टोमेटो, टोमेटो, ठीक है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो ऐसा टोमेटो, ऐसा टमाटर जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, जिसमें एक नेटिव जीन के एक्सप्रेशन को मास्क किया है, नाम बताइए क्या है? पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। और ये कैसा एंजाइम था जो फ्रूट को राइपन करता था? उस फ्रूट को राइपन करता था, हमने इसको साइलेंट कर दिया। किस टेक्निक से किया? एंटीसेंस टेक्निक से। एंड नीट में 2009 में पूछा भी था कि एंटीसेंस टेक्निक क्या होता है। एंटीसेंस टेक्निक क्या होता है, इसमें हम जो सेम आंसर आया था वो आपको बता दूं, और ये टेक्निक भी अच्छी है। इसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यूज करके किसी भी जीन को साइलेंट करते हो। तो वी यूज अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, मतलब जो आरएनए ने कोड करना है आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यूज करो टू साइलेंट द स्पेसिफिक जीन। तो लीजिए, आपने एंटीसेंस टेक्निक भी पढ़ लिया और कहानी नंबर 2 भी आपकी खत्म हो गई। अब आता है तीसरी स्टोरी। तीसरी स्टोरी है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है जिसमें हमने ऐसे जीन्स डाले हैं कि वो बीटा कैरोटीन बनाए। बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का प्रीकर्सर है। बस आपने बीटा कैरोटीन बनवाना है और वो हमारे लीवर में जाके अपने आप से विटामिन ए बना देगा। इसमें बच्चों हमने जीन्स डाले कहाँ से हैं? इसमें जीन डाले हैं डैफोडिल से। ये एक प्लांट होता है और एक सॉइल बैक्टीरिया होता है, उसका नाम है इरविनिया। और ये गोल्डन राइस सेव किससे करता है? अगले पेज पे चले जाते हैं क्योंकि यहाँ नहीं तो थोड़ा हो जाएगा मिस। तो गोल्डन राइस जो है याद रखिएगा, ये निक्टैलोपिया मतलब नाइट ब्लाइंडनेस से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो याद कर लो, गोल्डन राइस प्रो विटामिन ए एनरिच होता है, आप विटामिन ए एनरिच भी बोल सकते हो। इसमें बीटा कैरोटीन का जीन है, बीटा कैरोटीन का जीन है। और ये आपको पता है गोल्डन राइस हमने इसको बनाने के लिए डैफोडिल से एक जीन डाला है, एक बैक्टीरिया से जीन डाला है, और ये हमारे लिए प्रोविटामिन ए बनाता है। ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी जिसका नाम निक्टैलोपिया है, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थेल्मिया, इनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो कहानी नंबर 2 तो बहुत ही छोटी थी, आप देखिए आपको समझ आ गया। नाइट ब्लाइंडनेस से प्रोटेक्शन, ज़ीरोफ्थेल्मिया से प्रोटेक्शन, राइस का नाम गोल्डन राइस, तो ये भी आपका फिनिश हो गया। फिर आती है कहानी नंबर 4। ये है जी ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट प्लांट बनाना। ये भी एक नीट का क्वेश्चन है। अगेन दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी बट नीट का पीवाईक्यू है। सुनिएगा ध्यान से। देखो, अगर हमें इंडिया में यहाँ हमारे पास मैनुअल लेबर मिल जाती है, मुझे वीड्स उखाड़नी है, तो मैं कई लोगों को अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगी कि जी बंदे बुलवा दो और ये वीड्स यहाँ से निकलवा दो। होता है ना ऐसे ही कि आपने कोई काम करना है, आपको लेबर मिल गया,
बट कुछ कंट्रीज में लेबर नहीं मिलती, वहाँ मैन पावर कम है, तो उनको वीडीसाइड ही स्प्रे करना पड़ेगा। वीडीसाइड वीड्स को मारने वाला स्प्रे। वैसा ही एक एग्जाम्पल है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट हम जब भी स्प्रे करते हैं ये वीड्स को मार देता है, क्योंकि वीड्स में ये एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स बनाने वाले एंजाइम्स को स्पॉइल कर देता है, खत्म कर देता है। अब ये ग्लाइफोसेट है, जब मैंने छिड़का, स्प्रे किया, तो ये तो नहीं बता पाएगा ना कौन वीड है और कौन क्रॉप है, ये तो दोनों पे सेम तरीके से काम करेगा, दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपको ग्लाइफोसेट यूज करना है तो सुनना ध्यान से, आपको पहले ही प्लानिंग ये करनी पड़ेगी कि वहां आपकी क्रॉप्स ग्लाइफोसेट टॉलरेंट हो, रेजिस्टेंट हो। तो हमने ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स इसलिए यूज की है ताकि हम बड़े आराम से ग्लाइफोसेट को यूज कर सकें। ये नीट का क्वेश्चन था। तो ये आपने कहानी नंबर कितनी कौन सी पढ़ ली? 4 भी पढ़ ली। अब रह जाता है आपके पास कि क्या हम ऐसे जीएमओ बना सकते हैं जो फाइटो रेमेडिएशन कर सके, जो पोल्यूटेंट से छुटकारा दिला सके? आंसर है यस, हम ये भी कर सकते हैं। और हम अब एक बहुत मेजर टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है आरएनएआई। और बहुत लोग इस टॉपिक से बहुत डरते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें खास चीज आपको क्या सीखनी है, एक तो ये कैसे चलता है टॉपिक वो, दूसरा एनसीईआरटी की लाइनों में ये कैसे घूमता है, ये 2 चीजें सीखनी। कंसेप्ट आना चाहिए और एनसीईआरटी की लाइनें आनी चाहिए, ठीक है? तो स्टार्ट करो। देखिए, आरएनएआई इज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो पहली ही लाइन है एनसीईआरटी के कि आरएनएआई, जिसे आप आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं, ये सब यूकैरियोट्स में है एज अ मेथड ऑफ सेल डिफेंस। इसमें आप स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंट करते हैं, स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंट करते हैं बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल इसे बाइंड करता है और इसकी ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, मतलब उस जीन को साइलेंट कर दिया। दोबारा सुनोगे, आरएनएआई इज अ मेथड ऑफ सेल डिफेंस इन ऑल यूकैरियोट्स। इसमें आप क्या करते हैं, आप इसमें एक जीन को साइलेंट करते हैं, एक एमआरएनए को साइलेंट करते हैं ताकि वो ट्रांसलेशन ना कर सके, क्योंकि उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंड हुआ, एमआरएनए के साथ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंड हुआ। ये एनसीईआरटी की लाइन है। एंड इसके ऊपर नीट में बड़े क्वेश्चन हैं। हालांकि कंसेप्ट थोड़ा सा बच्चा खुद ही सोचे कि एमआरएनए के साथ डबल स्ट्रैंडेड में 3 बन गए, अरे नहीं, बाइंड तो एक ही होगा, बट वो डबल स्ट्रैंडेड ही बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंड होके। तो जब आपको सेम लाइन आएगी तो आपने इसे करेक्ट करना है। क्या बोला मैंने? एमआरएनए के साथ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंड किया और उस एमआरएनए की ट्रांसलेशन नहीं हो पाई। यहाँ ट्रांसलेशन ही चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन आ गया तो गलत होगा। और अब जो अगली वाली लाइन है वो देखो, source of this complementary RNA could be from an infection by viruses having RNA genome or mobile genetic elements which are called transposons। बोलते हैं कि इस RNA का सोर्स क्या है। तो इस RNA का सोर्स मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड RNA कैसे बना, या तो आपके केस में आपको किसी वायरस की इन्फेक्शन की वजह से बनता है, नॉर्मली उन वायरसेस जिनमें RNA जीनोम है, या फिर हमारे सिस्टम में ट्रांसपोजोन्स बहुत ना बढ़ें, अपना नंबर बहुत ना बढ़ाएं, जंपिंग जीन्स होते हैं, उनको उनके नंबर को ना बढ़ाने देने के लिए हमारी सेल ये आरएनएआई दिखाती है। ठीक है जी, ये लाइनें आपको सिंपल बताया कि आरएनएआई है क्या और हमारे सिस्टम में कब मिलता है। सुनाओ मुझे। आरएनएआई इज अ मेथड ऑफ सेल डिफेंस सीन इन केस ऑफ ऑल यूकैरियोट्स। एंड आरएनएआई कैसे होता है कि एक एमआरएनए के साथ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बाइंड हुआ और उसकी ट्रांसलेशन रुक गई। दूसरा, ये कब कब पाई जाती है? कुछ वायरसेस जिनमें आरएनए जीनोम है उनकी रोकथाम के लिए, कुछ ट्रांसपोजोन्स जो आरएनए के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं उनका नंबर ना बढ़े, इसके लिए हमारे सिस्टम में पाई जाती है आरएनएआई। यहाँ से तो मिला क्लू, साइंटिस्ट को सीख आ गई कि ऐसे आरएनएआई होता है। अब इस आरएनएआई को यूज करके मैं अपने प्लांट को, टबैको नाम के प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट, नेमेटोड रेजिस्टेंट कैसे बनाती हूँ, ये है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है जी, तो एनसीईआरटी लिखती है कि हम कैसे करेंगे ये, आपको मैं दिखाती हूँ। नेमेटोड का जीन, नेमेटोड क्या होता है? नेमेटोड इज अ राउंड वर्म। एक नेमेटोड का नाम है मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा, इनकॉग्निशिया लिखा एनसीईआरटी ने, मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा। दिस इज अ राउंड वर्म।
राउंड वॉर्म्स जैसे एनिमल्स, प्लांट्स दोनों को पैरासिटाइज करते हैं। तो मिलैडोगाइन इनकॉग्निटा एक ऐसा राउंड वॉर्म है जो प्लांट्स पे अटैक करता है और उसकी रूट्स पे नॉट्स बना देता है, उसकी रूट्स पे गांठे बना देता है। देखना चाहोगे? दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, ये एक बीमार प्लांट है और एनसीईआरटी ने इसे टिपिकल कंट्रोल लिखा है, मतलब इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में ये बीमार है, दिस इज एक्टिंग एज अ कंट्रोल प्लांट। इसमें आप देख सकते हैं ये गांठे, ये बीमारी करता है। इस बीमारी का नाम है बच्चों रूट नॉट डिजीज। रूट पे गांठे बन जाती हैं। तो डेफिनेटली अब बीमार प्लांट है तो यील्ड तो कम होगी होगी। ये मेरा एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। इस ट्रांसजेनिक प्लांट को जब हमने बनाया तो हमने कहा इसके ऊपर नहीं एक्ट करता, इसके ऊपर नेमेटोड अटैक ही नहीं करता। इसको मैंने एक आरएनएआई के थ्रू इसको मैंने ऐसा बना दिया कि नेमेटोड इस पे अटैक नहीं कर सकता। अब ये कहानी कैसे चलेगी सुनो, तो मैं बताती हूँ हमने ऐसा क्या किया। ध्यान से देखिएगा, हमने एक जो ये नेमेटोड था, उस नेमेटोड का नाम है मिलैडोगाइन इनकॉग्निटा। इस नेमेटोड का एक खास जीन होता है जो उसको अटैक करने के लिए चाहिए, वो मैंने प्लांट में डाल दिया। ओके, नेमेटोड का खास जीन जो उसे अटैक करने के लिए चाहिए वो मैंने प्लांट में डाल दिया। आप कहोगे रुको मैम आप क्या कह रहे हो, नेमेटोड का अटैकिंग जीन ही डाल दिया? हाँ जी, वो ही डाला, बट उसे डाला ऐसे है कि वो सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बनाएगा, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा। अब आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्सप्रेस तो होगा नहीं होस्ट में, तो आपके प्लांट को एज सच कोई नुकसान नहीं है। आपने देखा इस प्लांट पे नेमेटोड अटैक करता है, कैसे करता है? एक खास जीन के थ्रू, वही कुछ प्रोटीन बनाता है वो जीन जो प्लांट को डैमेज करके इसको नरिशमेंट लेने में हेल्प करते हैं। तो हमने नेमेटोड का जीन डाल दिया प्लांट में, पर प्लांट में हमने डाला इस तरह से कि प्लांट में सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए बने प्लांट में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बने। बस जी, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब बन जाता है और नेमेटोड इस प्लांट के ऊपर अटैक करता है तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि उस वजह से नेमेटोड के अंदर आरएनएआई हो जाता है और उसका वो मेन एंजाइम नहीं बनता जो उसको अटैक करने के लिए चाहिए। बस इतनी सी बात। अब आप कहीं से भी पढ़ लो, ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं कि नेमेटोड स्पेसिफिक जीन एग्रोबैक्टीरियम की मदद से हमने डाल दिया टोबैको में। टोबैको में बने दोनों तरह के आरएनए, सेंस और एंटीसेंस, वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से जब नेमेटोड ने ऐसे प्लांट पे अटैक किया तो उस नेमेटोड के अंदर उसका मेन एमआरएनए साइलेंट हो गया। अब जब नेमेटोड अटैकिंग एंजाइम ही नहीं रखता तो बेचारा तो या तो दूर भागेगा, कहीं और जाके खाना खाएगा, या वहां रहेगा तो मर जाएगा, फूड ही नहीं मिलेगा उसको। अब बच्चों वैसे तो मैंने तुम्हें ये समझा दिया, इसकी पूरी टेक्निक ये है। आरएनएआई बिना कंसेप्ट के चलो आ गए ये तो बात बनती नहीं। इसका पूरा टेक्निक ये है, एनसीईआरटी तो वो था जितना मैंने तुम्हें बता दिया, पर कंसेप्ट ये है कि जब भी कभी आप में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है उसको डाइसर नाम का एक एंजाइम शॉर्ट इंटरफेरेंस में तोड़ देता। SI स्टैंड्स फॉर शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए। ठीक है जी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना, उसके ऊपर एक्ट हुआ डाइसर नाम का प्रोटीन, उसने उसको शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए में तोड़ दिया। अब ये शॉर्ट इंटरफेयरिंग आरएनए एक एंजाइम से जुड़ता है जिसका नाम है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स से जुड़ गया। ये जो जैसे इससे जुड़ा तो अब ये रिस्क क्या करेगा, इनमें दो स्ट्रैंड है ना शॉर्ट इंटरफेरेंस में भी, तो उसके एक स्ट्रैंड को तो खत्म कर देता है, तोड़ देता है, डैमेज कर देता है। सेंस एंटी सेंस वाले स्ट्रैंड को ये रखता है, इसी को गाइड स्ट्रैंड कहते हैं। अब जिस भी एमआरएनए में इसके कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है सीक्वेंस, ये उसको बाइंड कर जाता है और उस पर्टिकुलर एमआरएनए को काट देता है। ये आरएनएआई का एक्चुअल मैकेनिज्म है। क्या है कि पहले बना डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड जब बन गया बच्चा तो उसने डाइसर ने उस पर काम किया और उसे शॉर्ट इंटरफेयरिंग में काट दिया। शॉर्ट इंटरफेयरिंग जो आरएनए है वो जुड़ गए किसके साथ जाके बताओ मुझे? रिस्क के साथ। रिस्क मतलब आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब
एक स्ट्रैंड को निकाल दिया जाएगा, एक को रख लिया जाएगा। जिसको रखा जाता है उसे गाइड स्ट्रैंड कहते हैं। ये mRNA से बाइंड करता है और उस mRNA को काट देता है। तो अभी जब आपने एनसीआर नीट का क्वेश्चन देखा या एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ी, दिखाती हूँ तुम्हें, वो कहता है कि mRNA बाइंड्स टू डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो वो गलत नहीं कह रहा, mRNA बाइंड्स टू डबल स्ट्रैंड, पर उसके बीच में ये प्रोसीजर आता है, पहले डबल सिंगल स्ट्रैंड होता है फिर बाइंड करता है। अब आपने कंसेप्ट भी पूरा पढ़ लिया, एनसीईआरटी की लाइंस में पढ़ ली, और अब ये कहानी कुछ क्वेश्चंस के साथ रैप अप करूंगी। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA इज पॉसिबल वाया RNAi बिकॉज ऑफ, बताओ अब इसमें क्या आंसर लोगे? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA। साइलेंसिंग mRNA की हुई क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड RNA बाइंड किया। यहाँ तो चॉइस में कहीं था ही नहीं कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड। अगला सुनो, ये क्वेश्चन है नीट का 2024 का। ये क्या कहता है? RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोट्स एज अ मेथड ऑफ सेल डिफेंस। सही है। RNAi involves silencing of the specific mRNA because of the complementary single stranded RNA molecule जो उसको बाइंड करता है और उसकी ट्रांसलेशन को रोकता है। तो एज पर एनसीईआरटी यहाँ होना चाहिए था डबल स्ट्रैंडेड। कंसेप्ट में बच्चों को पता है कि भाई वो तो डबल भी सिंगल होके ही बाइंड करता था, मालूम है ना, बट ये लाइन उन्होंने इस लाइन को गलत माना था। आपके पास आंसर आएगा पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स। यही तो सिखाया, एनसीईआरटी को कायदे से पढ़ो, एग्जामिनर की पल्स को पहचानो, देखो वो क्या कहना चाहता है। यहाँ वो सीधा कह रहा है, उसने मैकेनिज्म नहीं दिया, वो कहता है डबल स्ट्रैंडेड बाइंड करता है या सिंगल स्ट्रैंडेड, तो डबल बाइंड करता है। हालांकि वो डबल पहले रिस्क से जोड़ता है, फिर उसका एक स्ट्रैंड बचता है, फिर बाइंड करता है। बट ये लाइन ध्यान रखिएगा, सेम स्टेटमेंट वहां गलत रीड की गई थी। स्टेटमेंट गया था ये पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। सही मार्क किया हमने। अब आपको लास्ट कहानी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन की कहानी नंबर 6, ये तो बहुत ही छोटी है। इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने एक सिंथेटिक हिरुडीन का जीन लिया है, वो एग्रोबैक्टीरियम की मदद से डाल दिया है ब्रासिका नेपस में। ब्रासिका नेपस के सीड से हमने निकाला है हिरुडीन जो कि एक एंटीकोएगुलेंट है। तो सिंथेटिक जीन लिया है, सिंथेटिक भी इंपॉर्टेंट है, हिरुडिनेरिया से नहीं लिया, सिंथेटिक लिया है। उसको डाला किस में है? ब्रासिका नेपस में। ब्रासिका नेपस से क्या निकाला हमने? हिरुडिन। किस पार्ट से? सीड्स। तो ये भी आपका हो गया क्वेश्चंस। बाकी जनरल एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। आप ऐसी क्रॉप्स क्रिएट कर सकते हो जो एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट है। आपका डिपेंडेंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड हो जाता है कम, है ना। जब आप खुद ही आपके प्लांट्स में पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट हो गए तो आपको यूज करने की जरूरत नहीं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हो जाते हैं कम। क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो? अभी पढ़ा के हटी हूँ। फ्लेवर, सेवर, टोमेटो। बेटर मिनरल यूसेज, आप अलाउ करते हो प्लांट्स को, उनको बेटर मिनरल यूसेज की क्वालिटी डालते हो। आप विटामिन ए एनरिच राइस क्रिएट कर सकते हो। आप अपने प्लांट्स में हर्बिसाइड टॉलरेंस और डिजीज रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकते हो। एक हर्बिसाइड का नाम भी बताया मैंने आपको, ग्लाइफोसेट। आप ऐसे प्लांट क्रिएट कर सकते हो जो सॉइल से हैवी मेटल्स को रिमूव करते हैं। आप इसे फाइटो रेमिडिएशन कहते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस हो गई आपकी रैप अप। और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर? हैवी मेटल के पोल्यूशन को सॉइल से बिल्कुल दूर करते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस आती है, ह्यूमन की स्टडीज, ह्यूमन के वैक्सीन की सेफ्टी टेस्टिंग ये प्लांट्स पे नहीं होती। तो इन ऑप्शन में आंसर है ए एंड बी ओनली। ठीक है ना, ध्यान से करना है। ये तो ट्रांसजेनिक एनिमल से कर सकते हो आप, प्लांट से नहीं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट? इन्फेक्शन बाय मिलाइडोगाइन इनकॉग्निटा इंक्रीजेस द यील्ड। बच्चों, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? डिक्रीज। RNAi साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA बिकॉज ऑफ, देखो यहाँ फिर लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल, सही जाएगा। सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA कुड बी इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग RNA जीनोम और ट्रांसपोजोन, सही।
नेमेटोड स्पेसिफिक जीन प्लांट में डाले हैं यूजिंग रेट्रोवायरस यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। तो इसका आंसर 2 सही 2 गलत, राइट। हम बढ़ते हैं आगे। Glyphosate resistant crops are being developed to enable its use as glyphosate cannot differentiate between a crop and a weed। ये तो सही है। Transfer of gene conferring herbicide resistant to the weeds can produce super weeds। हाँ ये भी सही है, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बेटा। ठीक है, ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड है, वीडीसाइड है, हमने यहाँ उसे यूज़ करना होता है, हम वहाँ पहले ही ऐसी टॉलरेंट क्रॉप यूज़ करते हैं। और मैं ये बता रही थी बट कभी कभी इसका थोड़ा नुकसान होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है कि जेनेटिक पोल्यूशन की वजह से वही ग्लाइफोसेट टॉलरेंट जीन जो होता है, रेजिस्टेंट जीन जो होता है, वो वीड में ही चला जाता है। तो फिर वीड को डील करना थोड़ा मुश्किल है, इस वीड को सुपर वीड कहते हैं। तो आपका एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन का काफ़ी पार्ट कवर हो गया है, काफ़ी क्या सारा ही कवर हो गया, बस कुछ क्वेश्चन बचे हैं, इसको करो। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस में होते हैं क्रायोजीन। थर्मस एक्वेटिकस डीएनए पॉलीमरेज देता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन को कह सकती हूँ क्लोनिंग वेक्टर। और पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार करने के लिए यूज किया गया सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। आंसर बताओ, डी के साथ क्या जा रहा है बताओ, 2, सी के साथ जा रहा है 1, सही है ना, बी के साथ जा रहा है 3 और ए के साथ जा रहा है 4। आंसर हो गया 1, ए के साथ 4 है ना, यस। उसके बाद पहुंचे हम आगे, इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ बासमती ट्रांसजेनिक बासमती राइस। हाँ जी, तो इस राइस में हमने डाला था जीन डैफोडिल से और ये बनाता है हमारे लिए विटामिन ए, सही। आगे आते हैं, किस फूड से आप नाइट ब्लाइंडनेस की प्रोटेक्शन करा सकते हो। अभी बताया था आपको, गोल्डन राइस और नाइट ब्लाइंडनेस को निक्टैलोपिया भी कहते हैं। तो आपकी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस विद ऑल क्वेश्चंस हो गए खत्म। छोटी छोटी कहानियां सुनी और टॉपिक फिनिश। अब हमारे बच्चे अगले टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है मेडिसिनल एप्लीकेशन। एग्रीकल्चरल में स्टोरीज सुनी थी तो यहाँ पे भी कहानियों से ही शुरुआत करते हैं। देखिए जी, इसमें हम सीखेंगे इंसुलिन बनाना और एक सीखेंगे जीन थेरेपी, एक होगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जिसे कहते हैं अर्ली डायग्नोसिस। तो 3 छोटी छोटी स्टोरीज हैं और आप देखोगे उसमें बायोटेक का पोर्शन और भी छोटा है। क्वेश्चन नॉर्मल चीजों में ही आए हुए हैं, जैसे ये आपको मैं दिखाती हूँ। बात करते हैं हम, अगर इंसुलिन की बात करें तो उसमें सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आपको पता है आपकी बॉडी में एक ग्लैंड होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपका बहुत बड़ा ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इसमें एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों पार्ट पोर्शंस होते हैं। इसके एंडोक्राइन पार्ट को कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये तो देखो जनरल इंफॉर्मेशन है ना, आपका +1 का रिवीजन समझ लो। और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में एक सेल्स होती है, उन्हें बीटा सेल्स कहते हैं। बीटा सेल्स बनाती है आपका एक हार्मोन, उसे इंसुलिन कहा जाता है, जो कि आपके ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, ठीक है ना। और बीटा सेल्स जब इंसुलिन बनाती हैं तो वो बनाती हैं प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। ये प्रो इंसुलिन आपकी बॉडी में मैच्योर होता है और चेंज होता है इनटू मैच्योर इंसुलिन। ठीक है जी, इतना तो बेसिक आपको पता ही है। अब देखो इंसुलिन का स्ट्रक्चर। ये इंसुलिन मैंने बना के दिया है आपको प्रो फॉर्म में। प्रो फॉर्म में क्या होता है, आपके पास चेन अल्फा है, चेन बीटा है और ये जुड़े हुए हैं बाय सी पेप्टाइड। ठीक है जी, एक अल्फा चेन, एक बीटा चेन और बीच में सी पेप्टाइड। अल्फा में 21 अमाइनो एसिड है, बीटा में 30 है, दोनों के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। याद हो गया, अल्फा में 21 अमाइनो एसिड, बीटा में 30 अमाइनो एसिड और इन दोनों के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। अल्फा चेन के अंदर भी विद इन द अल्फा चेन आपके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। पर जब ये मैच्योर होता है तो आप ये समझ लीजिए कि सी पेप्टाइड रिमूव हो जाती है। ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि इंसुलिन पैनक्रियाज ने बनाया, ये ब्लड ग्लूकोज कम करता है, ये अपनी प्रो फॉर्म में रिलीज होता है और उसके बाद ये मैच्योर होके इंसुलिन बनता है। अब ये तो हमें इंफॉर्मेशन मालूम है। क्या हुआ कि बायोटेक्नोलॉजिकली इंसुलिन कैसे बनाएं। नीट का क्वेश्चन है
कि मेन चैलेंज क्या था इंसुलिन को बनाने के लिए। तो बच्चों मेन चैलेंज था कि इंसुलिन को अगर बैक्टीरिया में बनाना है तो उसे मैच्योर कैसे करना है, मतलब बैक्टीरिया के पास तो सी पेप्टाइड रिमूव करने के एंजाइम्स नहीं होंगे ना, तो उसे मैच्योर कैसे करना है। तो 1983 में अमेरिका की एक कंपनी है एली लिली, एलाई लिली बोल दो, एली लिली बोल दो, ये अमेरिकन कंपनी है। 1983 में इन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला और यही पार्ट है बस बायोटेक का। देखो कितना आसान, इन्होंने ई कोलाई के, बैक्टीरिया का नाम क्या है ई कोलाई, उसमें एक में प्लाज्मिड में अल्फा चेन का जीन डाल दिया और दूसरी ई कोलाई में बीटा चेन के लिए, ठीक है। 2 ई कोलाई ली, एक ई कोलाई से अल्फा चेन बना ली, एक से बीटा बना ली, लैब में इन दोनों को प्यूरिफाई करके डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, तो बन गया आपका इंसुलिन, जिसे कहते हैं ह्यूमुलिन। अगर मैं आपसे पूछूं पहला हार्मोन जो बना है लैब में इस बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप ह्यूमुलिन बोलोगे, ठीक है जी। और कैसे बनाया, किसने बनाया, कौन सा ईयर, सब पे क्वेश्चंस है। 1983 में एली लिली नाम की कंपनी ने ह्यूमुलिन बनाया। कैसे बनाया, अल्फा अलग बीटा अलग और फिर उन दोनों को जोड़ दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जी, हमारा पहली कहानी तो खत्म भी हो गई, छोटी सी कहानी, उसके ऊपर क्वेश्चंस देख लो। ह्यूमन इंसुलिन मैच्योर फॉर्म में क्या किसका बना हुआ है, तो एक अल्फा चेन, एक बीटा चेन, ए और बी चेन विच आर हेल्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना, चुटकियों के क्वेश्चंस। और ये देखो ये नीट 2025 पर क्वेश्चन, which of the following genetically engineered organism was used by Eli Lilly to prepare human insulin? तो अभी बताया बैक्टीरिया, ई कोलाई, और ये आपको पता है ना सदी का सबसे मुश्किल पेपर, और उसका ये क्वेश्चन आसान था। The first human hormone produced by recombinant DNA technology, मैंने बोला था 2014 का क्वेश्चन, बताओ जी क्या है, इंसुलिन। और हाँ एक और क्वेश्चन बताऊं, इंसुलिन ऑरली नहीं दे सकते, क्योंकि अगर इंसुलिन ऑरली दोगे तो ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। अब ये देखिए, इसमें थोड़ा उन्होंने आपको क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की, बट आप स्ट्रॉन्ग बच्चे हो हमारे, ये भी कर लोगे। इसमें इस प्रो इंसुलिन को बोला है पी और एक्टिव इंसुलिन को बोला है क्यू, और बोला कि करेक्ट ऑप्शन बताओ। भाई केयरफुल रहना, करेक्ट ऑप्शन लिखा। तो इसमें मुझे लगता है कि जो P है वो इनएक्टिव फॉर्म है, इसमें कहीं लिखा हुआ है, यस ये मिल गया। वैसे अभी के लिए सारी ऑप्शन देख लो, Q इज द एक्टिव, Q एक्टिव है, पर प्रिकर्सर ऑफ P नहीं है, तो ये गलत हो गया। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया Q को असेंबल कर सकता है, हम बाहर असेंबल करते हैं, हमने अल्फा अलग बनाया था, बीटा अलग बनाया था, और इसको कहते हैं जी, इसको प्रो इंसुलिन कहते हैं, तो ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर है 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको देखना है स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन इन्होंने दी हुई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए करेक्ट है। देखो बच्चों, इसमें दी हुई कई स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती हैं, बट मुझे बताना है कि ह्यूमुलिन के लिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के लिए कौन सी सही है। पहला है प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड, है तो ठीक, बट जेनेटिकली इंजीनियर्ड के लिए नहीं। अल्फा बीटा चेन्स वर प्रोड्यूस सेपरेटली इन ई कोलाई, उनको एक्सट्रैक्ट किया और हमने डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, ये तो पक्का सही है। इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स, ये है तो सही बट उसके लिए नहीं है। प्रो हार्मोन को प्रोसेस करना पड़ता है मेच्योर फॉर्म के लिए, ये भी सही है, बट नॉट फॉर द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। कुछ पेशेंट्स को फॉरेन इंसुलिन से एलर्जी हो जाया करती थी, है तो सारे सही, बट फॉर द इंसुलिन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके लिए आंसर आएगा ओनली बी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और बेटा इतना मेरी बात याद रखना, इसमें एनसीईआरटी ने ये जो शुरू का लिखा हुआ है इसे भी आपने पढ़ना है कि इंसुलिन पहले कहाँ से दी जाती थी, जिन लोगों को एडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज होता है, किन से लेते थे, स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल से लेते थे। बट उससे क्या होता था, लोगों को अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती थी, उनको प्रॉब्लम्स होती थी। तो फिर हमने जब बैक्टीरिया से बनाया इंसुलिन, और वो बिल्कुल ह्यूमन जैसा है क्योंकि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है, आप बैक्टीरिया में बना सकते हो, तो फिर उससे वो सारी प्रॉब्लम से पेशेंट्स को छुटकारा मिल गया, पेशेंट आपके हो गए कंफर्टेबल। लीजिए आपका पहली कहानी खत्म और उसके ऊपर ही ढेरों क्वेश्चन।
ठीक है, छोटी सी कहानी थी। उसके बाद आगे सेकंड स्टोरी में मैंने आपको बोला था आपने स्किड डिस्कस करना है। अब ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी ध्यान से सुन लो। एक बीमारी होती है, उसे कहते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, साथ साथ बोलते रहना, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। ये क्या डिजीज है बेटा? ये ना एक एंजाइम की कमी से है। उस एंजाइम का नाम है एडीए। एडीए की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज। तो ये जो एंजाइम है ना, एक्चुअली ये एडिनोसिन को मेटाबोलाइज करता है, उसको आप समझ लो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, और ये आपकी बॉडी में लिम्फोसाइट्स की फंक्शनिंग के लिए भी जरूरी है। अगर ये एंजाइम नहीं है तो लिम्फोसाइट्स बिल्कुल ठीक से काम नहीं करेंगे। तो कई बच्चे बेचारे बर्थ से ही ऐसा उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनमें ये वाला एंजाइम डिलीटेड है। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ आपको पता होना चाहिए, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज, वो मैं आपको बता दूं। एनसीईआरटी कहती है कि जिन बच्चों को स्किड है, ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज भी बता रही हूं, जिन बच्चों को स्किड है उन बच्चों को इम्यून सिस्टम उनका फंक्शनल नहीं है, ना उनमें बी सेल्स फंक्शनल है ना उनमें टी सेल्स फंक्शनल है। बोलती है हम इनको ट्रीट कर सकते हैं बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब कि आप उनको एंजाइम्स दे दो, अब एंजाइम की कमी है तो एंजाइम डालते रहो। तो ठीक है, डाल तो सकते हैं, पर ये परमानेंट क्योर नहीं हुआ ना, आपको बार बार देना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी बिल्कुल सही लिखती है कि इसको ट्रीट कर सकते हैं, पर दूसरी तरफ वो लिखती है इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बीएमटी मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। इस जगह वर्ड क्योर्ड यूज करती। फिर लिखती है बोथ द ट्रीटमेंट्स आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, ऐसा भी लिखती है। ठीक है, तो आपको ये तो क्लियर ही है कि यस, हम इस बीमारी को एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से मैनेज कर सकते हैं, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये सही लिखती है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी कई बार बूस्टर देना पड़ता है, कभी रिजेक्शन हो जाता है, कभी अगर पहले वाला बोन मैरो पूरे से कंडीशन नहीं हुआ तो भी मतलब दिक्कत आ सकती है, इसे परमानेंट नहीं माना जाता। इवन एंजाइम रिप्लेसमेंट भी, क्या बताया आपको, वो भी परमानेंट नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि एक और जीन थेरेपी की तरफ हमने सोचा। जीन थेरेपी है क्या? जीन थेरेपी वो कलेक्शन ऑफ मेथड्स हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, वो मेथड्स हैं जो आप जेनेटिक डिफेक्ट्स को करेक्ट करने के लिए यूज करते हो, जो किसी चाइल्ड में या किसी एम्ब्रियो में डायग्नोज हुए हैं। तो इसमें आप फंक्शनल जीन इंट्रोड्यूस करते हो जो कि खराब जीन के फंक्शंस को कंपनसेट करता है। ठीक है, पेशेंट के अंदर खराब है जीन, आपने उसमें हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये हेल्दी जीन उसके खराब जीन को कंपनसेट कर दे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब हमने जीन थेरेपी वाला जो केस पढ़ना है, वो पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी का केस है जो कि 1990 में परफॉर्म किया गया था। बच्चे का नाम था असंती डिसिल्वा, डॉक्टर विलियम एंडरसन थे। चलिए, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको कहानी में बता दिया कि एक छोटी बच्ची 4 साल की, उसको स्किड का प्रॉब्लम था। अब यूएस का ये केस है, पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में हुआ। इसमें क्या किया गया, इसमें ये देखिए, आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ। इसमें हमने पेशेंट की लिम्फोसाइट्स को निकाला, पेशेंट की लिम्फोसाइट्स को निकाल के कल्चर किया, फिर ध्यान से सुनना, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस की मदद से एडीए का कॉम्प्लीमेंट्री एडीए जीन डाल दिया। ठीक है, पेशेंट की लिम्फोसाइट्स निकाली, उन लिम्फोसाइट्स में रेट्रोवायरस जिनको हमने डिसआर्म किया हुआ था, उनकी मदद से कॉम्प्लीमेंट्री एडीए का जीन डाला। अब इनको फिर से कल्चर करके इनको पेशेंट में इन्फ्यूज कर दिया, तो आपके पेशेंट को एडीए वाली हेल्दी लिम्फोसाइट्स मिल गई। तो ऐसा किया गया था 1990। डेटा सारा याद रखना है, पहला 83 था, ये 90 है। अब 90 में जब ये किया गया तो इसमें अभी भी ये परमानेंट क्योर नहीं था, ये भी परमानेंट नहीं था, बिकॉज लिम्फोसाइट्स इमोर्टल तो है नहीं, वो तो मोर्टल है, कुछ देर बाद मर जाएंगी, बट आपको दोबारा करना पड़ेगा। और फिर आपकी एनसीईआरटी एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखती है कि अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में
कोई भी जीन थेरेपी करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, तो ये परमानेंट क्योर हो सकता है कि अगर बोन मैरो की सेल से हमने एडीए इंट्रोड्यूस किया है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, तो ये परमानेंट हो सकता है। मतलब ये हुआ कि एंजाइम रिप्लेसमेंट में तो पोटेंशियल ही नहीं है ना परमानेंट करने का, जीन थेरेपी में पोटेंशियल है। हालांकि लिम्फोसाइट का ये वाला केस परमानेंट क्योर नहीं था। देखो छोटी सी कहानी खत्म भी हो गई। सीखा क्या कि स्किड नाम की एक बीमारी है, उसमें एडीएन नाम का एंजाइम नहीं होता। आप उसको ठीक करने के लिए एंजाइम रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं और जीन थेरेपी भी कर सकते हैं। जो जीन थेरेपी करी गई थी अभी तक, उसका एक आपको हिस्ट्री का केस बता दिया। 1990 पूरे वर्ल्ड में पहली बार 4 साल की बच्ची पे किया गया था, और एनिमल सेल है तो वेक्टर लिया गया था डिसार्म्ड रेट्रोवायरस। ओके बेटा जी, अब आपके लिए क्वेश्चंस आ गए। देखिए जी 2009 genetic defect adenosine deaminase deficiency can be cured permanently by, सीधा लिख दिया उन्होंने, परमानेंटली बताओ। तो पहला है भी आप एंजाइम एक्टिवेटर्स डाल दो, दूसरा है बोन मैरो में जीन्स डाल दो एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये तो परमानेंट होगा। फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट नहीं है। periodic infusion of genetically engineered lymphocytes having functional ADA, ठीक है ये है बट ये परमानेंट नहीं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स हमारी इमोर्टल है कि नहीं है? लिम्फोसाइट्स इमोर्टल नहीं है, वो तो खत्म हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एडीए की ट्रीटमेंट फॉर एडीए डेफिशिएंसी इज बीइंग डन बाय, इन जनरल एंजाइम रिप्लेसमेंट से कर सकते हो, लिम्फोसाइट्स की इन्फ्यूजन से कर सकते हो, क्लिनिकल जीन थेरेपी से कर सकते हो। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन और जो अभी आपने किया उन दोनों में फर्क है, इसमें परमानेंट पूछा है, उसमें जनरल बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको मैच करना है। देखिए इसमें आता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो ये इसके लिए कितने सीक्वेंसेस यूज किए थे? 2, एक अल्फा के लिए एक बीटा के लिए। जीन थेरेपी फॉर एडीए, इसके लिए रेट्रोवायरस को यूज किया गया था, अभी पढ़ा है, ये आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। फ्लेवर सेवर टोमेटो में हमने पॉलीग्लाइकोलिसिस नाम के एंजाइम को किया है मास्क। गोल्डन राइस बनाने के लिए हमने बीटा कैरोटीन का जीन डाला था डैफोडिल से और एक बैक्टीरिया से। तो अब इसको आप मैच कर लीजिए। ए के साथ आता है क्यू, तो आंसर बताओ क्या होगा? ए के साथ क्यू, बी के साथ पी, ठीक है ना, सी के साथ एस और डी के साथ आर। आंसर इज 1। पहुंचे आगे। अब लीजिए आपकी दूसरी कहानी भी खत्म, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से हो जाना है, बस एनर्जी अच्छी बनाए रखना। अब देखो तीसरा एनसीईआरटी लिखती है कि हम बायोटेक्नोलॉजी की जो मेडिसिनल एप्लीकेशन है उसमें अपने पेशेंट्स को बहुत मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कहते हैं जी कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो जल्दी पता लग जाए तो हम पेशेंट को बचा सकते हैं। सही है ना, अर्ली डायग्नोसिस तो हमेशा ही अच्छी चीज़ है। तो कहते हैं कि जो सीरम और यूरिन एनालिसिस होती थी उससे कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक था, मतलब ये लेट पता लगता है, जब सिम्टम्स आ गए, जब पैथोजन बढ़ गया, तो उस टाइम पर कई बार ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल पाता। ठीक है जी, तो जब भी कभी यूरिन एनालिसिस है या सीरम एनालिसिस है, आपने उसे कन्वेंशनल डायग्नोसिस में रखना है। पर कहते हैं आज हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस है। कौन सा डायग्नोसिस है? अर्ली। अब अर्ली डायग्नोसिस में हम क्या क्या 3 स्टेजेस यूज करते हैं, क्या क्या 3 टेक्निक्स यूज करते हैं? फिर से एक आरडीएनए टेक्नोलॉजी, एक पीसीआर, एक एलाइजा, एज पर योर एनसीईआरटी। और प्लीज इन्हें ऐसे ही याद कर लेना, इसके ऊपर भी नीट के बहुत क्वेश्चंस। बोलो क्या? पीसीआर, एक एलाइजा और एक आरडीएनए टेक्नोलॉजी। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं, बट पहले आप एक क्वेश्चन देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस? 23 का नीट का क्वेश्चन। तो पीसीआर भी है, एलाइजा भी है, आरडीएनए भी है। सीधा आंसर क्या हो गया? सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। अगला, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए क्या ठीक नहीं है? विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो देखो पहला है कि इसमें आरडीएनए है, एलाइजा है, पर ये तो गलत हो गया। यूरिन एनालिसिस नहीं है, पहला तो मुझे मिल ही गया गलत। फिर भी अभी के लिए सारे देख लो। ये पैथोजन को डिटेक्ट करता है इवन बिफोर उन्होंने डिजीज का सिम्टम दिया है, बिल्कुल सही। इसमें आप एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हो, बिल्कुल सही। और इसमें आप म्यूटेशंस भी डिटेक्ट करते हो, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल ठीक है जी। अब आपको मैं जो आपने 2-3 टेक्निक्स पढ़ी हैं, एलाइजा पढ़ा,
आपने पीसीआर पढ़ा और एक आपने प्रोब पढ़ा, मतलब जिससे आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी कह रहे हो, जिससे आप डायग्नोसिस करते हो। तो एक काम करो, इन दोनों को भी, इन तीनों को भी हल्का हल्का पढ़ लो। सबसे पहले मुझे ये बताओ, पीसीआर तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपकी एनसीईआरटी इस चैप्टर में भी मेंशन करती है कि पीसीआर हमें, ध्यान से सुनना, एचआईवी की डिटेक्शन में हेल्प करता है। हो गया याद? पीसीआर हमें एचआईवी की डिटेक्शन में हेल्प करता है। पीसीआर से आप म्यूटेशंस इन द कैंसर पेशेंट डिटेक्ट कर सकते हो, और पीसीआर से आप एक और उन्होंने लिखा है जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी डिटेक्ट कर सकते। तो 3 चीजें फिर से मेंशन की हैं। और पीसीआर से हमेशा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफाई किया जाता है। पीसीआर प्रोटीन डिटेक्ट नहीं करता, न्यूक्लिक एसिड को एम्प्लीफाई करता है और उसे डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। पहली डायग्नोसिस पीसीआर, एनसीईआरटी की तीनों लाइनें आपके पास है, एचआईवी की डिटेक्शन, म्यूटेशन इन द कैंसर पेशेंट और सम जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा पार्ट था जी आपका इलाइजा। इलाइजा वैसे आपकी एनसीईआरटी ने तो सिंपल लिखा है कि इलाइजा से आप, सुनना ध्यान से, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर सकते हो बहुत सारे पैथोजन के खिलाफ। और इन्होंने लिखा है कि आप इससे, क्योंकि इनकी केमिकल नेचर लिख दी ना, तो कंफ्यूज मत होना, इससे प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लाओ जी आपको समझा देते हैं बड़े अच्छे से, भी आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। इलाइजा से आप क्या डिटेक्ट करते हो? प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंटीजेंस, एंटीबॉडी, इवन इफ दे आर प्रेजेंट इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। समझ में आया? इलाइजा कई तरह का होता है, हम लैब में परफॉर्म करते थे तो इलाइजा बहुत तरह का होता है। तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा लिखा नहीं, बस एक नजर एक सिंपल सा इलाइजा आपको दिखा देती हूँ, हल्का सा आइडिया देने के लिए कि आपको रटना ना पड़े। देखो, जो भी सैंपल था, जब तुमने इलाइजा वेल में डाला तो उसके एंटीजन इमोबिलाइज करवा लिए, मतलब उसके एंटीजन अगर उसमें हैं तो वेल के साथ लग जाएंगे विद सम ट्रीटमेंट। उसके बाद ये सारा ना इलाइजा की किट आती है, तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल होता है, आपको सैंपल यूज करना है बस। तो आपने पहले सैंपल डाला, किट में से वेल निकाले, इलाइजा वेल, उसमें आपने सैंपल डाल दिया, सैंपल के एंटीजन आपके इमोबिलाइज हो गए। फिर आपने सेकेंड चीज डाली, आपको उसी किट में मिल जाएगा, एंटीबॉडी विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एंटीजन। फिर उसके बाद, ठीक है ना, पहले क्या डाला? सैंपल, सैंपल में से क्या इमोबिलाइज कराया? एंटीजन। फिर क्या डाला? एंटीबॉडी जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर थोड़ी देर रख के इंक्यूबेट करके आपने एंटीबॉडी डाला, पर ये एंटीबॉडी इज कपल्ड विद सम एंजाइम। तो फिर आपने जब लास्ट में इसको इंक्यूबेट किया, रखा, लास्ट में सबस्ट्रेट डाला। ये सब कुछ आपके एक पर्टिकुलर किट में अवेलेबल होता है। सबस्ट्रेट हमेशा ऐसा होता है कि उसमें कुछ कलर आता है, आप इसको इलाइजा मीटर से रीड करके आपको कोई वैल्यू मिलती है, उसको स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके सिंपल यूनिटरी मेथड से आप बता सकते हो कि सैंपल में एंटीजन है या तो नहीं है। तो ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, सिंपल सा ये याद रखना कि ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस पे बेस्ड है ना। तो इलाइजा क्या है? इलाइजा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। पर्पस, ताकि थोड़ी से थोड़ा एंटीजन भी हो तो डिटेक्शन हो जाए। और इलाइजा में क्या डिटेक्ट होता है? एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है जी। और आपने क्या सीखा? पहले आपने जैसे कोई इलाइजा वेल लिया, ठीक है, उसमें आपने सैंपल डाला, उसके एंटीबॉडी उस वेल के साथ इमोबिलाइज हो गए, मतलब उसके साथ अटैच हो गए। फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री डाला एंटीबॉडी, फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट्री डाल दिया एंटीबॉडी, पर ये तीसरे वाला कपल्ड है एंजाइम के साथ। फिर डाल दिया सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने दिया, प्रोडक्ट में कलर आएगा, उस कलर को आपने असेस करना है। रीडर होता है इलाइजा रीडर, वहां से रीड किया, कोई वैल्यू आएगी, गिवन वैल्यूज होती हैं, उनसे कंपेयर किया तो आपको आइडिया लग जाएगा। बस इतना सा बहुत है ये। तो यहाँ पे भी मैंने यही दिखाना चाहा है कि इलाइजा जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। आप किसी भी पैथोजन के एंटीजन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हो, इवन इफ वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। तो इलाइजा के क्वेश्चंस आ गए। नहीं, अभी तो इलाइजा की इंफॉर्मेशन ही है। इलाइजा इज हाईली सेंसिटिव, ये एंटीजेंस डिटेक्ट कर सकता है इवन इफ वो नैनोग्राम्स में हो।
ELISA के थ्रू आप प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं, HIV टेस्ट भी कर सकते हैं और बहुत सी डिजीजेस को भी डायग्नोज कर सकते हैं। ELISA में यूज होने वाले एंजाइम्स भी बता दिए मैंने आपको। देखिए, एक तो परऑक्सीडेज याद कर लो और एक एल्केलाइन फास्फेटेज, परऑक्सीडेज एंड एल्केलाइन फास्फेटेज, ठीक है, क्लियर है। तो अगर कोई कभी पूछ लेता है कि कौन से एंजाइम ELISA में यूज होते हैं, आपको मैंने 2 एग्जांपल दी हैं, एल्केलाइन फास्फेटेज एंड परऑक्सीडेज। लीजिए, ये भी आपका फिनिश हो गया। अब लास्ट पार्ट इसमें आता है प्रोब। आप पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, PCR पढ़ा, ELISA पढ़ा और लास्ट चीज है प्रोब। प्रोब क्या है, पहले प्रोब देख लो। इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA, इट इज टैग्ड विद द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, और ये हम DNA को हाइब्रिडाइज करते हैं इन द क्लोन ऑफ सेल्स, ठीक है। उसके बाद हम उसे डिटेक्ट करते हैं यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, जैसे ये एक नॉर्मल जीन है, बड़े ध्यान से सुनना, 1 मिनट का टॉपिक है, अभी करा देती हूँ, कुछ भी लिख दो रैंडम। मान लो ये एक नॉर्मल जीन, मुझे इसके खिलाफ प्रोब बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, सिंपल इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार करूंगी। ए के सामने T, T के सामने A, और ये C, G और T, ठीक लिखा है ना। A के सामने T, T के सामने A, G के सामने C के सामने G और C के सामने G और A के सामने T। मतलब ये कभी आपको एक सीक्वेंस दिया और बोले भी इसके प्रोब का सीक्वेंस बताओ, तो आपने नॉर्मल बेस पेयरिंग के हिसाब से प्रोब बताना है। प्रोब हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होता है प्लस रेडियो लेबल्ड होता है। तो आप कुछ नहीं करते, आप क्या करते हो, आप जो सेल्स हैं उनमें अपने प्रोब को हाइब्रिडाइज करने की कोशिश करते हो। अगर वो वहाँ हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो आप उसे जब ऑटो रेडियोग्राफ से डिटेक्ट करोगे तो आपको वहाँ से रेडियो एक्टिविटी आती हुई मिलेगी, ठीक है ना। तो बस आप जान गए कि इन क्लोन ऑफ सेल्स में नॉर्मल जीन है, आपका हेल्दी जीन है, बट अगर वो वहाँ हाइब्रिडाइज नहीं होता, कोई म्यूटेशन हो चुकी है, तो क्योंकि आपने प्रोब नॉर्मल के खिलाफ बनाया है तो आपका वहाँ पे वो हाइब्रिडाइज नहीं होगा। ये प्रोब आप हमेशा कोशिश करते हो कि नॉर्मल जीन के खिलाफ ही बना दो, तो फिर तभी अगर नॉर्मल जीन होगा तो ये हाइब्रिडाइज होगा। म्यूटेशन तो जाने कौन सी हो गई, तो हमें तो पता नहीं होता, तो इसलिए वो म्यूटेटेड जीन के साथ हाइब्रिडाइज नहीं होता। ये देखिए मैंने दिखाया, ये आपने एक प्रोब लिया, DNA को हाइब्रिडाइज करने की कोशिश की, क्योंकि प्रोब रेडियो लेबल था तो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफ। हो गई, बन गई बात, प्रोब निकालना भी आ गया। आप क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रोब विच इज अ मॉलिक्यूल, probe which is a molecule used to locate homologous sequence in the mixture of DNA और RNA molecules could be। तो प्रोब कुछ भी हो सकता है, अगर आपके मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स में RNA DNA है तो प्रोब भी RNA DNA हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका ये वाला पार्ट मेडिसिनल एप्लीकेशन का हो गया जी खत्म। फिर आपकी NCERT बस थोड़ा सा चैप्टर रह गया, वो बताती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स और एथिकल इश्यूज। तो हम लेते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिसमें हमने फॉरेन जीन डाला है, जिसमें हमने जेनेटिक मैनिपुलेशन किया है, ठीक है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज क्या क्या है, तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल आपको बता दूं कि 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते ही माइस हैं। और आप देखो ये भी क्वेश्चन है, और पहला ट्रांसजेनिक एनिमल कौन सा था, सुपर माउस, जिसमें हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन डाला था। और आजकल ट्रांसजेनिक एनिमल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, तो पहला आपको बता दूं, हम कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसकी एग्जांपल आपने याद करनी है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन which is used for the treatment of emphysema। बोलो, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन which is used for the formation of which is used for the treatment of emphysema। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। फिर उसके बाद आपने एक और एग्जांपल देती हूँ, हमने एक ट्रांसजेनिक काउ तैयार की है जिसका नाम रोजी है। इसके मिल्क में अल्फा-1 लेक्ट एल्ब्यूमिन होता है। क्या होता है, बोल रहे हो ना साथ साथ, अल्फा-1 लेक्ट एल्ब्यूमिन। और इसके मिल्क में अल्फा-1 लेक्ट एल्ब्यूमिन का अमाउंट है 2.4 ग्राम्स पर लीटर। तो ये आपने याद करना है। रोजी का नाम याद हो गया, मिल्क में कितना है, 2.4 ग्राम्स पर लीटर। और रोजी का ईयर भी NCERT ने दिया हुआ है 1997। बहुत आसानी से तीनों ईयर्स याद हो जाते हैं। इंसुलिन का 83 था, स्किड वाला जीन थेरेपी का 1990 था, और पहली ट्रांसजेनिक काउ बनी है 1997 में। नाम है उसका रोजी। उसका मिल्क ह्यूमन बेबीज के लिए मच बैलेंस्ड है देन द नॉन ट्रांसजेनिक काउज।
ये भी क्वेश्चन फिनिश हो गया आपका। फिर डिजीज मॉडल्स बनाए हमने, आप ही बताओ डिजीज की स्टडी करनी है तो किसी भी ह्यूमन पे करना कितना मुश्किल है ना, वो तो पेशेंट पहले ही बहुत रेशन में होता है। तो आपको हम बड़े अच्छे डिजीज मॉडल्स बना के देते हैं जिसमें आप डिजीज का पूरा अच्छे से डेवलपमेंट, उसकी सब कुछ, उसकी सारी स्टडी कर सकते हो। और डिजीज मॉडल्स हैं आपके पास कैंसर के लिए, पार्किंसन डिजीज के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्जाइमर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आप याद रख लेना, कैंसर के लिए भी है, एल्जाइमर्स के लिए भी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए भी है, और पार्किंसन डिजीज के लिए भी है। ठीक है, बाकी आपको ये भी पता है कि आजकल ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम इसलिए भी बना रहे हैं ताकि हम अपने वैक्सीन की सेफ्टी चेक कर सकें, हम केमिकल्स की सेफ्टी चेक कर सकें। इसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव बनाते हैं और उससे हमें रिजल्ट कम टाइम में मिल जाता है। ठीक है जी, तो आपने वैक्सीन की सेफ्टी करनी चेक, आपने केमिकल की सेफ्टी चेक करनी है तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लो। डिजीज की स्टडी करनी है, किस किस डिजीज के लिए मॉडल है, क्या बोलोगे? कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, Alzheimer's, rheumatoid arthritis and Parkinsonism, Parkinson disease, राइट। यहाँ मैंने आपके लिए वही चीज दोबारा लिखी है, रिवीजन कर लो। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसकी ट्रीटमेंट में यूज होता है? एम्फाइसीमा। इवन आप कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बना रहे हो। और आपकी एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, याद रखिएगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइल कीटोन यूरिया, इनके लिए प्रोडक्ट्स अंडर ट्रायल्स है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइल कीटोन यूरिया, एम्फाइसीमा तो बना दिया, इनके लिए वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स अंडर ट्रायल है। फिर काउ का बताया, रोजी, ईयर बताया 1997। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, किसी भी जीन की नॉर्मल स्टडी और डिजीज मॉडल। यहाँ ये वाला टॉपिक भी फिनिश हो गया। बच्चों सच बता रही हूँ, ये चैप्टर बहुत छोटा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, नीट आने वाला है तो बस इनकी एक रिवीजन कर लेना, सुन लेना ध्यान से और लर्न कर लेना। अब लो जी क्वेश्चन, which therapeutic recombinant proteins have been produced by molecular harvesting? कौन से थेराप्यूटिक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय मॉलिक्यूलर हार्वेस्टिंग? तो इसमें मुझे ना ध्यान से देखना है कि थेराप्यूटिक पूछे, और मॉलिक्यूलर हार्वेस्टिंग से मतलब आपने किसी प्रोडक्ट को क्रिएट किया, जैसे फॉर एग्जांपल उसको रिकवर कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर हार्वेस्टिंग कर रहे हो, उसको रिकवर कर रहे हो उस प्रोडक्ट में से। तो विच थेराप्यूटिक रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय मॉलिक्यूलर हार्वेस्टिंग? तो इसमें हमारे थेराप्यूटिक में आएंगे एक तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और एक क्लॉटिंग फैक्टर, हमारा बी और ई आएगा, ऑप्शन नंबर 4। बाकी थेराप्यूटिक्स नहीं है, जैसे एंजेरिक्स है, ये वैक्सीन है, और वैक्सीन थेराप्यूटिक नहीं होता। वैक्सीन जो होता है ना वो प्रोफाइलेक्सिस होता, बचाव के लिए होता। थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट के लिए, सही। आगे बढ़ जाओ। अब ये लीजिए, एक ये क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है। अच्छा, ये मैंने आपको बताना है कि पूरे वर्ल्ड में 30 रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूज हो रहे हैं और उनमें से 12 प्रोटीन्स की मार्केटिंग इंडिया में हो रही है। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी का डाटा है, शायद आप इसे लर्न कर लेना। एट प्रेजेंट 15 गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट, हमें पता है कि 30 रिकॉम्बिनेंट्स प्रोटीन है पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन यूज के लिए, बट इंडिया में उनमें 12 की मार्केटिंग हो रही है। उन्होंने कहा हमने इटैलिक्स में कुछ गलत लिखा है, उससे ठीक करो, राइट आंसर चूज करो। 1983 में रनबैक्सी ने बनाया था इंसुलिन, गलत। किसने बनाया था? एली लिली। और लिम्फोसाइट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड ऑफ, ये स्किड पेशेंट की बात है, ना कि एड्स पेशेंट की। फिर उसने कहा फंक्शनल एडीए हमने डाला विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। तो देख लीजिए ऑप्शन, इटैलिक्स में कुछ गलत लिखा है, सही करके आंसर बनाना है। 3012 एली लिली। और यहाँ एक कुछ और भी गलत है, लिखा हुआ है इस कंपनी ने 3 डीएनए के सीक्वेंसेस को यूज किया, नहीं, उन्होंने 2 डीएनए के सीक्वेंसेस को यूज किया। और स्किड है, रेट्रोवायरस है, लीजिए। और याद रखेंगे ना, एनिमल सेल के लिए जो वेक्टर होता है वो रेट्रोवायरस होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पहला है इलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है, बिल्कुल सही है, इलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है।
ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने डिजाइन किए हैं ताकि हम जेनेटिक मैकेनिज्म समझ सकें, बिल्कुल सही है। ये पुअर डिजीज मॉडल हैं, वो अच्छे मॉडल्स हैं, उनसे आप बेहतर तरीके से डिजीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए जिसको आपने रेडियो लेबल किया है उसे प्रोब कहते हैं। जब उसे हाइब्रिडाइज करते हो उसके बाद फिर आप उसे डिटेक्ट करते हो ऑटो रेडियोग्राफी से, तो ये भी आपका एक डायग्नोस्टिक मेथड है, बिल्कुल सही है। मिल्क जिसमें अल्फा 1 लेक्ट एल्ब्यूमिन होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड है नेचुरल काउ मिल्क से बेबीज के लिए, बिल्कुल सही। तो मुझे तो गलत एक ही मिला है, दैट इज सी, सी इज द रॉन्ग चॉइस। एंड उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में सिर्फ सी आ गया, ठीक है। अब बस आपका चैप्टर लास्ट पार्ट में आ गया है जी, ये भी ध्यान से सुनो, ये भी छोड़ने वाला नहीं है। बायो पेटेंट, बायोपायरेसी, एथिकल इशू, इन पे भी क्वेश्चंस हैं। आप एक मुझे बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी काम हम बिना एथिक्स के तो नहीं कर सकते ना, घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, एथिक्स तो चाहिए। तो उसी तरह से बायोटेक में जब हमने रिसर्च करनी है तो कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी चाहिए। तो यहाँ इन्होंने लिखा है सम एथिकल standards are required to evaluate the morality of all human activities because otherwise they can harm the living organism। और इसका फुल फॉर्म नीट का पुराना क्वेश्चन है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बॉडी सेट की जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल, इसे अप्रेजल भी लिख सकते हो। नीट में जब क्वेश्चन आया था तो अप्रेजल से आया था। ये एक ऐसी कमेटी बनाई गई जो डिसीजंस लेती है, जो डिसाइड करती है कौन सा रिसर्च हो, कौन सा ना हो, कौन से ऑर्गेनिज्म हम एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकते हैं जीएमओ, कौन से नहीं कर सकते। तो बताओ ये सारी रिसर्च कौन कंट्रोल करता है कि कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए? GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल या अप्रेजल कमेटी, और ये इंडियन बॉडी है। अब नेक्स्ट है बायोपेटेंट एंड बायोपायरेसी। ध्यान से सुनना, एक ऑफिशियल राइट जो कभी गवर्नमेंट से मिलता है हमें, एक इन्वेंटर को, एक एस्टेब्लिशमेंट को, ताकि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे बायोलॉजिकल मटेरियल के लिए, ताकि सिर्फ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, यूज के लिए, सेल के लिए उनकी परमिशन चाहिए। समझ गए ना? दोबारा बताती हूँ, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है कि आपने एक राइट ले लिया कि ये चीज हमने बनाई है तो इसकी जो कमर्शियल यूज होगा वो हमारी परमिशन से होगा। तो ये गवर्नमेंट से मिल सकता है एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और पेटेंट किस बेसिस पे मिलता है? कि वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो ऑब्वियस ना हो और वो काम की हो। बट कई लोग अगर किसी की चीज, बनी हुई चीज का, किसी के बायोलॉजिकल स्टडी का, किसी के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का, उसका मिस यूज कर लें उसके बिना परमिशन के, तो हम उसे बायोपायरेसी कहते हैं। दिस इज अ थेफ्ट, दिस इज अ रॉबरी। किसी भी बायोलॉजिकल, किसी भी जेनेटिक रिसोर्स की, किसी भी इंडिजिनियस लोगों की नॉलेज से भी फायदा उठा के उसके ऊपर अपना पेटेंट ले लेती हैं MNCs, तो इसे हम बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है। तो अब वो आगे NCERT ने कुछ ऐसा लिखा इस साइड पे ना, वो भी पढ़ जरूर लेना, और वो सिंपल मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। जैसे उन्होंने बताया कि डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं ना, वो फाइनेंशियली तो बहुत अच्छे हैं बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज भी अच्छे हैं बट फाइनेंसेस नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज कई बार यहाँ की इट्स रिच ट्रेडिशनल नॉलेज का मिसयूज करते हैं, उनके ऊपर पेटेंट ले लेते हैं। तो इससे फिर डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा एंगर हुआ, थोड़ा गुस्सा आया, तो फिर उन्होंने उसके बचाव के लिए अपने लिए कोई लॉज पास किए। जैसे इंडियन पार्लियामेंट में भी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल पास किया गया, ठीक है। तो ये याद रखना, इंडियन पार्लियामेंट में कौन सा बिल पास किया गया? सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। इधर एक दो और इन्फॉर्मेशन है, जैसे इंडिया में राइस की कितनी वैरायटीज हैं? 2 लाख। डॉक्यूमेंटेड वैरायटी बासमती की कितनी है? 27। तो ऐसी कुछ भी चीज़ है जो आपने छोड़नी नहीं है। चैप्टर बहुत आसान है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया कि एथिक्स वो होते हैं जो कि जिनके थ्रू रिसर्च होनी चाहिए। अपना राइट ले लिया तो पेटेंट है, दूसरे ने उसे मिसयूज कर लिया तो पायरेसी है। वैसे ये टर्म्स तो जनरल हैं बट क्योंकि ये चैप्टर बायोलॉजिकल मटेरियल से लिए है तो हम इसे बायोपेटेंट और बायोपायरेसी की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय MNCs विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, तो इसे क्या कहोगे? बायोपायरेसी। ये भी 2018 का क्वेश्चन है, तभी तो बताया आपको।
और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर रैप अप हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अगेन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आपको बहुत सारा प्यार, पढ़ते रहना, खुश रहना, और आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है कि हम कभी भी गिव अप ना करें, हिम्मत मत हारें। हाँ, छोटी छोटी चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ें। हमारी और भी वीडियोस आ रही हैं, उनको देखते रहना, खुश रहना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।